तुम्हें हम दो क्वेश्चन बताए थे, कल दो क्वेश्चन बताएंगे। एक बताएंगे एस्चेरिचिया कोलाई के लिए, तो बोले होंगे कि एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, बताएंगे। तो कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था, 1.564 गुने 10 के पावर -3 मीटर। ऐसी को जब मनुष्य की लंबाई के लिए कैलकुलेट करे थे तो एक क्वेश्चन लिखाए थे, उसमें लिखाए होंगे कि मनुष्य में क्षार युग्म की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में क्षार युग्म की संख्या जो है 6.6 गुने 10 के पावर 9, यही ना बताओगे। अब बताएंगे कि दो क्षार युग्म के बीच की दूरी जो होती है, दो क्षार युग्म के बीच की दूरी जो बताएंगे, बताएं 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो वही हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। तो पूरा के पूरा डीएनए की लंबाई अगर निकालोगे तो ये निकलेगा 6.6 गुने 10 के पावर 9 और गुना में हो जाएगा 0.34 गुने 10 के पावर -9 मीटर। तो ये सीधा कट जाता था और ये दोनों को गुना करने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती थी और वो था 2.244 मीटर। 2.2 यही प्राप्त होता था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उत्पन्न हो गया था और क्वेश्चन ये था कि इतना बड़ा डीएनए अगर 1 मीटर को मापोगे तो 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। कितने? तो 1 मीटर में अगर 3 फीट है तो 2.244 में लगभग 6 फीट। तो एक 6 फीट का एगो इंसान होता है, इंसान भी नहीं 6 फीट का होता है, कोई होता है, जैसे राहुल सर है वो 6 फीट के है, ठीक है। तो एक इतना बड़ा, जैसे कि ऐसे कर दो तो उतना बड़ा डीएनए एक कोशिका के अंदर कैसे, हल्ला बंद करो सब, पीछे भी यहीं पर नजर होना चाहिए। हिमांशु यहाँ देखो, तो एक 2.244 मीटर का डीएनए एक कोशिका के अंदर कैसे फिट हो गया। इसी चीज को पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है और वो टॉपिक है डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए के, और वही टॉपिक दिलवाए होंगे डीएनए की पैकेजिंग, यानी कि पैकिंग ऑफ डीएनए। तो इस टॉपिक से हमें इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि एक इतना बड़ा डीएनए जो 2.244 मीटर का डीएनए है, वह डीएनए एक छोटी सी कोशिका के अंदर, जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। कोशिका में दिखाई देती है, नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देती है, हमें कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और उस माइक्रोस्कोप से दिखे जाने वाले कोशिका में 2.244 मीटर का डीएनए कैसे इंप्लीमेंट है, उसी का जवाब हमें चाहिए। और उसके जवाब के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डीएनए के पैकेजिंग। तो इसमें 2 लाइन लिखना, लिख के डैश देना और 2 लाइन इसमें लिखना। कल टॉपिक दिए होगे ना, लिखो। लिखो, मनुष्य में डीएनए की कुल लंबाई, मनुष्य में डीएनए की कुल लंबाई, मनुष्य में डीएनए की कुल लंबाई, डीएनए की कुल लंबाई 2.244 मीटर होती है, 2.244 मीटर होती है, 2.244 मीटर होती है। परंतु इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए
एक केंद्रक में एक केंद्रक में किस प्रकार से स्थित होता है, एक केंद्रक में किस प्रकार से स्थित होता है, एक केंद्रक में किस प्रकार से स्थित होता है, इसे जानने के लिए डीएनए के पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसे जानने के लिए डीएनए के पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसे जानने के लिए डीएनए के पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। डीएनए के पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सवाल अभी भी वही है, जवाब हमें अब तक नहीं मिला। इस चीज के अंदर जवाब मिल जाएगा। तो इससे पहले एक सवाल का जवाब तुम लोग दो, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसमें केंद्रक। तो पहले तुम पढ़े, ये सवाल तो बाद में, पहले इस चीज का जवाब दो कि इससे पहले जब तुम अनुवांशिक पदार्थ का या फिर वंशागतिकी का आणविक आधार जब समझ रहे थे, तो उसमें हम एक बात बोले थे कि वंशागतिकी के आणविक आधार जो है वो है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? और न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से डीएनए है और आरएनए है। डीएनए और वह डीएनए और आरएनए केंद्रक में, कहाँ है? केंद्रक में है। तो वैसे जीव जिसमें केंद्रक है ही नहीं, अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव, कौन सा जीव पढ़े होंगे इससे पहले, और वैसे सभी जीव जिसमें केंद्रक अब्सेंट होते हैं या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होगा या नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? और जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। तब मान लो इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इसका डीएनए केंद्रक में होगा? केंद्रक है ही नहीं है तो केंद्रक में कहां से होगा? तो बताओ इसका डीएनए कहां होगा? इसका डीएनए कोशिका द्रव्य में तैरते हुए रहेगा। इसका डीएनए कोशिका द्रव्य में तैरते हुए रहेगा। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मान लो कि इस प्रकार से अगर वह कोशिका है और यहां से अगर खोल कर देखोगे तो इसमें इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से उसके कोशिका द्रव्य में ही घुला मिला रहेगा। ठीक है, उसके कोशिका द्रव्य में ही मिला हुआ रहेगा। तो इसमें लिखना, नीचे से एरो देना और लिखना लिखो, केंद्रक उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्रक उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्रक उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्रक उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक मिनट रुक जाना। आधार पर जीव में दो प्रकार का कुंडलन होता है। जीव में दो प्रकार से डीएनए का कुंडलन होता है। जीव में दो प्रकार से डीएनए का कुंडलन होता है। कुंडलन होता है। नीचे से एरो देना और लिखना प्रोकैरियोटिक में कुंडलन। प्रोकैरियोटिक में कुंडलन। प्रोकैरियोटिक में कुंडलन।
लिखना, मुख्य रूप से यह कोशिका द्रव्य में होता है। मुख्य रूप से यह कोशिका द्रव्य में होता है। मुख्य रूप से यह कोशिका द्रव्य में होता है। मुख्य रूप से यह कोशिका द्रव्य में होता है क्योंकि 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 प्रोकैरियोटिक जीव में क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर डीएनए की प्रकृति कैसी होती है बताओ? अम्लीय। बताओगे कि डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? किसके कारण? फॉस्फेट अम्ल के कारण। किसके कारण? फॉस्फेट अम्ल के कारण। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह मिला होता है पॉलीएमीन से। किससे मिला होगा? पॉलीएमीन की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो शारीरिक संरचना में जो कुछ भी मिलेगा वह अम्लीय पदार्थ कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षारीय पदार्थ से ही कनेक्टेड मिलेगा। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड, और इसी को बोलते हैं जीनोपोर। क्या बोलते हैं? जीनोपोर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारांश में अंतिम में एक ही बात याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का कुंडलन जो होगा वो जीनोपोर के रूप में होगा। किस रूप में होगा? अर्थात पॉलीएमीन के साथ मिलकर वह कोशिका द्रव्य में ही स्थित रहेगा। पॉलीएमीन के साथ मिलकर कोशिका द्रव्य में ही, इसको लिख लो नीचे, लिखो इसको। हो गया? हो गया होगा? भयानक गर्मी की हार्दिक बधाई हो। भयंकर गर्मी की हार्दिक शुभकामनाएं तुम सभी को। अरे तो गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तेरा? गर्मी में गर्मी का लगना जरूरी होता है। अगर मान लो कि गर्मी में अगर ठंडा लगा तो इसका मतलब तुम्हारा तबीयत खराब है, बुखार लगल। ठीक है, लाइन कटेगा तो अपने बंद हो जाएगा। हम चला रहे हैं इसको, हम चला रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चला रहे हैं, वो लाइन की वजह से चल रहा है। हम चला ही नहीं रहे हैं। कपड़ा तुम साफ करते हो, कपड़ा सरफ साफ करता है। चलो हो गया। देखो यहाँ पर तो याद रखना। चलो शांत हो जाओ। नीचे मोबाइल है ना रमन? मोबाइल है तुम्हारे पास? अभी जेब में रखा है। देखो यहाँ पर यूकैरियोटिक कुंडलन का अर्थ समझ में आया? जैसे मान लो कुंडलन का अर्थ क्या हुआ कि एक हम कोई पदार्थ लेते हैं, एक धागा लेकर इसमें लपेट देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इस सब चीज से हमारा दिमाग खराब होता है। जब पढ़ा रहे हो तो एकदम ध्यान से देखो।
नहीं तो उन्हें रौदा में खड़ा कर देंगे हम। मान लो कि ये एक पदार्थ है और इस पदार्थ में मेरे को धागा लेके लपेट दे, तो उसको क्या बोलेंगे? इतना बड़ा डीएनए किसी न किसी पदार्थ में तो लपटा हुआ ही होगा ना। जैसे प्रोकैरियोटिक में किसमें लपेटा हुआ है? पॉलीएमीन में। किसमें? उसकी प्रकृति क्षारीय है। प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तब प्रोकैरियोटिक में किसमें लपेटा हुआ है? इसलिए लिखता है प्रोकैरियोटिक में कुंडलन किसके वजह से हुआ है? बिल्कुल उसी प्रकार से यूकैरियोटिक में जो कुंडलन होगा वो हिस्टोन की वजह से होगा। किसकी वजह से? हिस्टोन की वजह से होगा। इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ऐसे डंटा लिखा होता कहाँ है? तुम में से अगर एक का भी आवाज आ गया तो सारा दिखेगा इसमें, नाम ले लेके पीटेंगे, फिर अगला 1 साल तक दिखाई रहना। ठीक है। यूकैरियोटिक में कुंडलन किसके वजह से? हिस्टोन की वजह से। हिस्टोन क्या है? तो हिस्टोन एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। प्रकृति कैसी? क्षारीय। और इसका अणु जो होता है अष्टक। अणु कैसा होता है? यह होते हैं अष्टक अणु। कैसा होता है? ध्यान से देखते रहना 5 मिनट, तुम्हारे इस सवाल का जवाब इसी में मिलेगा। क्योंकि हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर किसके लिए कैलकुलेट किए थे बताओ? मनुष्य के लिए। और मनुष्य के अंदर कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। क्योंकि हमारी कोशिका में केंद्रक उपस्थित है। केंद्रक। तो हमें जो कुंडलन होगा वो कौन सा कुंडलन कहलाएगा? यूकैरियोटिक में कुंडलन। यूकैरियोटिक में कुंडलन किसके वजह से? हिस्टोन क्या है? प्रकृति कैसी होगी? अणु कैसा है? अष्टक अणु इसलिए है क्योंकि इसमें होता है H1, फिर होता है H2, फिर होता है H3, फिर होता है H4। क्लियर है? H1 को कहते हैं लिंकर। क्या बोलेंगे? H2 के 2 भाग, H2A, H2B। इसका होता है 2 यूनिट। क्या यूनिट? इसका भी क्या यूनिट? इसका H3 का भी होगा 2 यूनिट और H4 का भी होगा क्या यूनिट? तो कुल मिलाकर यूनिट की संख्या कितनी? 8 यूनिट की संख्या। इसलिए बोलते हैं इसको अष्टक अणु। क्या बोलते हैं? अष्टक अणु। अब अगर ध्यान से देखोगे, देखना ध्यान से, तो एक हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल इस प्रकार से होगा। क्लियर है? एक हिस्टोन प्रोटीन इस प्रकार से होगा। एक डीएनए जो होगा वो इस प्रकार, जैसे एक गोला देख रहे हो, एक गोला, एक गेंद है। एक गेंद में अगर रस्सी बांधना हो तुम्हें तो एकदम पीछे से जाएगा, निकलेगा कहाँ? आगे से, फिर इस प्रकार से लपटाएगा। तो एक डीएनए जो गया है एकदम पीछे से गया है। कहाँ से गया है? तो पीछे वाला नहीं दिखा रहे, कहाँ आगे निकला, फिर इधर से मुड़ते हुए कहाँ आया? फिर से गया घूमते हुए और इसको लपेटते हुए कहाँ निकल गया? इधर से निकल गया और फिर आया यहाँ पर और इस प्रकार से जाकर फिर पीछे से आकर आगे की तरफ निकल गया। तो इधर निकला होगा और इधर से निकला होगा। तो ये दोनों को बांधने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर नहीं बांधा रहेगा तो खुल जाएगा, नहीं बांधा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ोगे H1। H1 क्या काम करता है? लिंकर। तो यह यहाँ पर लगा हुआ था H1 और H1 का काम क्या होता है? दोनों को बांध के रखना, दोनों के बांध के रखना। ये अंदर में जो है अष्टक है। अंदर में क्या है? अष्टक है। अंदर में क्या है? इसलिए बोलते हैं इसको अष्टक अणु या हिस्टोन अष्टक। क्या बोलेंगे? अष्टक अणु या हिस्टोन अष्टक बोलेंगे। और इसे हिस्टोन प्रोटीन की मदद से इतना बड़ा डीएनए एक कोशिका के अंदर इम्प्लीमेंट रहता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से और भी हिस्टोन होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे हिस्टोन एक जगह होंगे और बहुत सारे हिस्टोन में इस प्रकार से लपेट लपेट कर डीएनए, बड़ी डीएनए जो है, इतना बड़ा डीएनए वो लपेटा हुआ रहेगा। जब जितना ज्यादा हिस्टोन जुड़ेगा तो जितना ज्यादा जुड़ेगा तो संघनित होते जाएगा। ठीक है? संघनित होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि यही बनाता है क्रोमोसोम।
क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। यही इसी का अंतिम रूप जो होता है वो क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। लिखो, यूकैरियोटिक जीव में, यूकैरियोटिक जीव में, यूकैरियोटिक जीव में, यूकैरियोटिक जीव में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है तथा इसमें डीएनए का कुंडलन, तथा इसमें डीएनए का कुंडलन, तथा इसमें डीएनए का कुंडलन, डीएनए का कुंडलन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होता है। डीएनए का कुंडलन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होता है। हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होता है। हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना। अगला पॉइंट बनाना और लिखना, हिस्टोन एक अष्टक अणु है, हिस्टोन एक अष्टक अणु है, हिस्टोन एक अष्टक अणु है, हिस्टोन एक अष्टक अणु है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, 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 जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। लिख लेना उसके नीचे। लिख लिए? लिखा? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, हिस्टोन के, लिखो, हिस्टोन के, हिस्टोन के, हिस्टोन के 4 अलग अलग भाग होते हैं। 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 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लोगे? दिख रहा है ना? ठीक से लिख देते हैं। H1 के सामने लिखना लिंकर। H2 के 2 भाग, H2A, H2B, इसका 2 यूनिट, इसका भी 2 यूनिट।
हाँ क्या बोला? क्या मिनट हो गया? अगला तो ध्यान ए पर रहता है कि टाइम कितना हुआ है। एकदम से पहले तो छिला लिया है, एकदम से लगता है रंग भी व्हाइट है पूरा, एकदम से लगता है किसके तुलना करे। छोड़ो, किसी से तुलना नहीं करते अभी, कल सोच के बता देंगे। लिख लिया है? नीचे से एरो देना, फिर लिखना लिखना हिस्टोन के पास कुल 8 यूनिट होते हैं, इसलिए हिस्टोन के पास कुल 8 यूनिट होते हैं, इसलिए हिस्टोन के पास कुल 8 अणु होते हैं, इसलिए यूनिट होते हैं, इसलिए इसे हिस्टोन अष्टक भी कहा जाता है। इसलिए इसे हिस्टोन अष्टक भी कहा जाता है। इसलिए इसे हिस्टोन अष्टक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में इस हिस्टोन अष्टक को एक डीएनए 1.75 टर्न के साथ, लिखो बताते मतलब, 1.75 टर्न के साथ घेरे हुए रहती है। टर्न के साथ घेरे हुए रहती है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट में लिखना 1.75 टर्न में 1.75 टर्न में कुल 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुल 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुल 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुल कितने? अर्थात एगो हिस्टोन में 200 न्यूक्लियोटाइड ओकरा घेर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कई सारे हिस्टोन एक साथ मिलकर कई सारे हिस्टोन एक साथ मिलकर क्रोमैटिन कहलाते हैं। क्रोमैटिन कहलाते हैं। क्रोमैटिन कहलाते हैं। क्रोमैटिन कहलाते हैं जो मुख्यतः धागे पर दाने जैसा दिखाई देता है। धागे पर दाने जैसा दिखाई देता है। धागे पर दाने जैसा दिखाई देता है। दाने जैसा दिखाई देता है। अंतिम पॉइंट लिखना। अंतिम पॉइंट लिखना बहुत सारे क्रोमैटिन अंतिम रूप से बहुत सारे क्रोमैटिन अंतिम रूप से
क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तुम क्या नहीं लिखे? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो अंततः तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इतना बड़ा डीएनए कैसे रहता है कोशिका में, एक बड़े से अणु को घेरे हुए है, ठीक है, फिर आगे घेरे हुए है, फिर आगे घेरे हुए है, इस प्रकार से घेर। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, अटेंडेंस वाला है उसको बंद कर देना, रेड वाला दबा दो, हो गया।